आज हम लोग देखने जा रहे हैं CGL 2019 के टीयर 1 के 9th मार्च के सिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना आसान है ये और कम से कम मेहनत में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। शॉर्टकट मेथड से हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, देख के ही आंसर पता चल सकता है। 11 डिवाइड 11 सबसे पहले भाग का होता है काम, तो 11 में 11 से डिवाइड होगा 1। 11 में से 1 चला गया 10, और 11 गुना 11 121 और 10 131, यही आंसर होना है। 11 प्लस 121 माइनस 1, तो 11 प्लस 120 मतलब 131। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान था ये, इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा देखने में लगता है लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से होता है। इसमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किसका वैल्यू पता है, और दूसरा कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे साइन और कॉस के एंगल्स अगर कम्प्लीमेंट्री हो तो उनका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे समझने के लिए कि साइन 22 का मतलब है साइन 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, मतलब कॉस 68 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये साइन 22 और कॉस 68 एक ही चीज़ है, ये कट के ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, वो tan 15 में बदल जाएगा, तो ये भी कट के ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखने में बड़ा है लेकिन इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ये भी cos 68, ये भी, ये बचा 2, यहाँ से बचा केवल 2/5। और यहाँ इतना बड़ा एक्सप्रेशन में से tan 45 1 होता है। और क्या पता है, यहाँ tan 20 है, 40 है, 50 है और 70 है। 20 और 70 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। tan 70 को cot 20 कर सकते हैं, tan 70 को cot 20 कहा जा सकता है, और tan 20 इंटू cot 20 बराबर 1 होगा। tan इंटू cot 1 होता है, तो 20 और 70 मिला के 1 हो गया। उसी तरीके से tan 40 इंटू tan 50 भी 1 हो गया। तो यहाँ बचा क्या, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स फाइनली यहाँ बच रहा है 8, ये 8 और बाई 5। अगर इसको सॉल्व करें 5 एलसीएम आएगा, 5 दूना 10 घटाओ 2 घटाओ 8 मीन्स 0 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। तो बस इतना सा ही है इसमें, ये तो देख के ही आंसर पता चल जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट पता चल हो तो, कि 20 और 70 जो जोड़ के 90 हो रहा है वो 1 होना है, 40 50 जोड़ के 1 हो रहा है, 90 हो रहा है तो 1 आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से प्रयास करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, ताकि इससे पता चल जाए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a प्लस 1 cosec a माइनस cot a प्लस 1 माइनस 2 cosec a, इसका मान निकालना है। हिंदी में कहा जाए तो इसका मान निकालना है इस एक्सप्रेशन का। इन चारों में से क्या होगा। एक तो तरीका है कि इसको फॉर्मूला वगैरह लगा के तोड़ा जाए। ठीक है, देखने से लगता है कि अगर cosec a प्लस 1 को a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b, तो cosec a प्लस 1 a प्लस b इंटू, इसको देखा जाए तो cosec a प्लस 1 a माइनस b माइनस 2 cosec a, इस तरह का कुछ ये बनता है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग कह सकते हैं cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस cot a का होल स्क्वायर माइनस 2 cosec a। ये बहुत लंबा मेथड है,
ठीक है। इसको कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, ये होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक ए, ये ख़त्म होके बचा क्या आंसर 2, ये आंसर है। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग होगा, एग्ज़ाम में इतना समय नहीं लगाना है। इस तरह के एक्सप्रेशन में जहाँ की इक्वल टू में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो और केवल एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल है या 2 वेरिएबल भी है, तो एंगल को अपने मन से हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा वैल्यू ले सकते हैं जो कि ईजिली कैलकुलेट हो जाए। जैसे यहाँ पे माना जा सकता है, मान लिया जाए कि एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, मान लेते हैं एंगल ए को 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, प्लस कॉट 45 1 होता है, प्लस 1। पहला वाला तो इतना बड़ा बना, दूसरा वाला कोसेक 45 √2 माइनस कॉट 45 1 प्लस 1 माइनस 2 कोसेक 45 √2 अगेन, माइनस 1 प्लस 1 ख़त्म हो गया। √2 प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा √2 से और माइनस 2 √2 ये वाला, इसको अगर गुना कर दिया जाए तो 2 √2 और √2 इंटू √2 2 प्लस 2 √2 और माइनस 2 √2, ये ख़त्म होके यहाँ से 2 आ गया। तो ये कहीं ज़्यादा आसान और अच्छा मेथड है जो कम से कम समय में इसका सॉल्यूशन दे सकता है। तो इस तरीके से बनाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको सोचने का ज़रूरत है लैंग्वेज को। इफ़ इंटीजर n डिवाइडेड बाय 5, यदि किसी पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, द रिमाइंडर इज 2, 2 शेष बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि 5 से हम लोग n में जब डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि n में 5 से डिवाइड किया, n में जब 5 से डिवाइड किया, मान लो कुछ x बार में लगा होगा, इधर 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब n जो है वो 5x प्लस 2 है। अब 7n के बारे में कह रहा है कि 7n में जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 7n अगर ये हो गया तो ये 7 इंटू 5x प्लस 7 इंटू 2 भी तो होगा, और 5 से अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है तो ये तो 5 से कट ही जाएगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर 5 है। ये 14 में 5 से लगना चाहिए, जब 14 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, ये इसका आंसर है। लेकिन अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं उस समय में तो सिंपल सा एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई एक वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर लिया जाए। जैसे किसी इंटीजर n में 5 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए, तो सबसे छोटा वैल्यू 5 गुना 1 जोड़ 2 मतलब कि 7 हो सकता है, जिसमें 5 से डिवाइड किया जाए तो दो रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा अगर 5 से डिवाइड करते हैं 7 में। तो अब इस 7 में 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आया, मतलब ये 7 है n। अब 7 n जो 7 है उसको 7 टाइम्स करना है, 7 गुना, तो मतलब 49। इसमें कहता है कि फिर 5 से भाग दे के दिखाओ कि क्या रिमाइंडर आएगा, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 4 आने वाला है रिमाइंडर। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि इससे तुरंत आंसर आ जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ये है कि ए शॉपकीपर बाइज 2 बुक्स फॉर ₹300। 300 में
₹300 में 2 किताब खरीदता है। ही सेल्स फर्स्ट बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% लाभ पे पहला बुक बेचता है, एंड सेकेंड बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे दूसरा बुक बेचता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक? पहले बुक का विक्रय मूल्य क्या होगा इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस? अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, भाई ₹300 में दोनों किताब खरीदा और उसके बाद एक पे 20% का प्रॉफिट लिया, तो एक तो जनरल मेथड देखते हैं एक्स वैक्स मान के कि एक बुक का एक्स है, पहले बुक का, दूसरे का 300 माइनस एक्स है, फिर इस पे 20% का प्रॉफिट लगा देते हैं 120/100, फिर इस पे 10% का लॉस लगा देते हैं 90/100, और इसको इक्वेट कर देते हैं हम लोग 300 से। तो इससे एक्स का वैल्यू निकलता है जो कि पहले बुक का सीपी होता है, फिर उस पर प्रॉफिट लगा के हम लोग को आंसर मिलेगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, इससे एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, 100 आएगा। और लेकिन इसको बनाने का एक ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि ऐसा सोचा जाए, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पे। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। पहला बुक पे 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट मीन्स प्लस, दूसरे बुक पे 10% का लॉस है मीन्स माइनस, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन, ओवरऑल सेल और परचेज में, परचेज सेल में प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल जीरो हो रहा है प्रॉफिट लॉस, मतलब कोई भी चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इससे हम लोग को मिल सकता है क्या, देखो 20 में से 0 जाएगा 20, और 0 में से 10 जाएगा तो 10, मतलब 10:1:2, 1:2 के रेशियो में होगा बुक का सीपी, रेशियो ऑफ सीपी, ठीक है, बुक के सीपी का रेशियो ये होगा। तो भाई पहले वाले बुक का बात करता है, तो सीपी फर्स्ट बुक का क्या हो जाएगा, 300 गुना 1/3, और पहले वाले बुक पे 20% का प्रॉफिट है, ये 100 रुपये आया, और इस 100 रुपये पे 20% का प्रॉफिट है, तो 100 इंटू 120/100, मतलब 120 रुपये जो है वो 100 इंटू 120/100, ये 120 रुपये जो है ये पहले वाले बुक का सेलिंग प्राइस है। तो ये कुछ नया मेथड आप लोग को लगा होगा, क्योंकि एलिगेशन से जनरली प्रॉफिट लॉस को लोग करते नहीं हैं, लेकिन किया जा सकता है कई जगह पे, हर एक मेथड को कई अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कैसे लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30, 4 पदों का औसत 30 है। फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? मतलब मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन 4 टर्म्स का जो एवरेज है मतलब बाई 4, ये 30 है। तो भाई इन चारों का समेशन अगर निकालना है तो इसको इधर लेके जाके गुना करो, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो सम है वो 30 × 4 आएगा, 120 आएगा। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म a जो है वो सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, मतलब बी सी डी के सम का 1/3 है। ये a जो है बी सी डी के सम का 1/3 है, माने इसके सम का 1/3 है a जो है b प्लस सी प्लस डी का 1/3 है। इसका मतलब b प्लस सी प्लस डी क्या है, 3a है, सिंपल सा बात है। तो इसका वैल्यू 3a और ये a पहले से ही है, इन दोनों को जोड़ें तो 4a बराबर 120, a बराबर 30, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से सोचना है। 30, ये 7th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अमित ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 hours. He traveled partially on foot at 5 km/h and partially
at bicycle, partially by bicycle at 10 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाईसाइकिल इज। ठीक है, मतलब अमित जो है 50 किलोमीटर 9 घंटे में तय करता है। कुछ हिस्सा वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल जाता है और 10 किलोमीटर के स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से साइकिल से जाता है। तो बोलता है कि बाईसाइकिल से वो कितनी दूरी चला। सिंपल सा बात है। इसको भी जनरली लोग सॉल्व करते हैं एक्स वैक्स से, कि भाई मान लो एक्स डिस्टेंस जो है वो बाईसाइकिल से चला होगा, तो बाईसाइकिल से x/10, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस जो 50 माइनस एक्स हुआ वो पैदल चला होगा। तो डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर टाइम, इसको 9 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लिया इससे, जो भी आएगा। ठीक है, x क्योंकि हम लोग मान रहे थे साइकिल से चला हुआ जो डिस्टेंस है, जो पूछा जा रहा है उसी को x मानते हैं जनरली। इससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखा जा सकता है कि x प्लस 100 माइनस 2x/10 बराबर 90। तो चलो ऐसे ही रखते हैं अभी, -x प्लस 100 बराबर 90, तो x बराबर 10 किलोमीटर। ये एक तरीका है, इसमें भी ज़्यादा वैसे समय नहीं लगता है, लेकिन इक्वेशन वगैरह बनाना पड़ता है। दूसरा तरीका हम लोग इसमें भी एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैदल, ऑन फुट और बाईसाइकिल। पैदल का स्पीड 5, बाईसाइकिल का स्पीड 10, ओवरऑल स्पीड 50/9। तो अगर इसको घटाया जाए, 10 में से इसको घटाया जाए तो 10×90 में से 50 कम, 40/9। और इसमें से इसको जब घटाया जाए, इसमें से इसको जब घटाया जाए तो 9×5=45, नहीं 10 में से इसको घटाया, नहीं इसमें से 10 को घटाया था ना, सॉरी। और 5 में से जब इसको घटाया गया तो यहाँ पे आ रहा है कितना, इसमें से इसको घटाया। ठीक है, तो 9×5=45, 5/9। ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 40/9 इज टू 5/9, मतलब 1:8। ये 8:1 का जो रेशियो निकला है, ये वास्तव में रेशियो ऑफ टाइम निकलता है। जब हम लोग स्पीड, डिस्टेंस स्पीड के सवाल में एलिगेशन मेथड लगाते हैं स्पीड के साथ, तो टाइम का रेशियो निकलता है। मतलब कि फुट पे अगर वो 8 हिस्सा चलता है तो बाईसाइकिल से 1 हिस्सा चलता है। तो टाइम किसका, बाईसाइकिल का, कितना भाई, टोटल 9 घंटे में 1 घंटा बाईसाइकिल का है, मतलब 1 घंटा। 9 घंटे में 1 घंटा बाईसाइकिल का है। 1 घंटे में बाईसाइकिल से कितना चल सकता है वो, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर। ये हो गया आंसर, 10 किलोमीटर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी सेकंड शिफ्ट का, 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट का बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।